चैनल पर नए हैं तो हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके पास दिख रहे बेल आइकन पर क्लिक करें और ऑल नोटिफिकेशन को अनेबल करें, जिससे आप हमारे सारे वीडियो सरलता से देख सकें। यहाँ हम कक्षा 10 हिंदी मीडियम के साइंस सब्जेक्ट में चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं रासायनिक समीकरण के बारे में अभ्यास करेंगे। रासायनिक अभिक्रियाएं वे अभिक्रियाएं होती है जिसमें नए गुणधर्म वाले पदार्थ बनते हैं। मित्रों, हमेशा याद रखना कि यहाँ पर जो भी पदार्थ बनेंगे वो बिल्कुल ही नए गुणधर्म वाले होंगे। अब हमारे दैनिक जीवन में होने वाले कुछ रासायनिक अभिक्रियाएं नीचे अनुसार है, जैसे कि दूध का दही बनना, भोजन का पकना, मैग्नीशियम रिबन को वायु में जलाने पर मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण होना, शरीर में भोजन का पाचन, अंगूर का किण्वन क्रिया इत्यादि। अब परिवर्तन दो तरह के होते हैं, एक होता है भौतिक परिवर्तन और दूसरा होता है रासायनिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन में मुख्य रूप से अवस्था, रंग या गंध इत्यादि में परिवर्तन देखने को मिलता है। अगर अवस्था में परिवर्तन का उदाहरण ले तो ठोस पदार्थ को गर्म करने पर द्रव्य में रूपांतरण होता है, द्रव्य पदार्थ को गर्म करने पर गैसीय में रूपांतरण होता है। इसका उदाहरण लेते हैं, जैसे कि बर्फ को अगर हम गर्म करते हैं तो उसका रूपांतरण होता है पानी में, पानी को गर्म करें तो उसका रूपांतरण होता है वाष्प में। अब ये प्रक्रियाएं प्रतिवर्ती होती है, अर्थात कि वाष्प को अगर हम ठंडा करें तो उसका रूपांतरण हो जाएगा पानी में, और पानी को अगर हम ठंडा करें तो उसका रूपांतरण हो जाएगा बर्फ में। इसके उदाहरण कुछ वाष्पीकरण, आसवन, उद्वपातन आदि प्रक्रियाएं भौतिक परिवर्तन के उदाहरण है। अब आता है रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन में हमेशा नए गुणधर्म वाला पदार्थ बनता है। जो भी पदार्थ बनेगा कुछ नए गुणधर्म वाला ही बनेगा, जैसे कि हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस के बीच रासायनिक अभिक्रिया होने से बनता है पानी। अब यहाँ पर हाइड्रोजन गैस हमेशा दहनशील गैस है, मतलब कि विस्फोटक गैस है, और ऑक्सीजन गैस दहन पोषक गैस होता है, अर्थात कि जलाने में सहायक होता है। अब दहनशील और दहन पोषक गैसों के मिश्रण से जो नया पदार्थ बनता है पानी, वो हमेशा दहन शामक होता है, जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बिल्कुल ही अलग गुणधर्म दिखाता है। अब रासायनिक अभिक्रियाओं के अभिलक्षण। मित्रों, यहाँ अभिलक्षण से हमारा तात्पर्य है कि जब भी कोई रासायनिक अभिक्रियाएं होगी तो उसमें कौन कौन से लक्षण हमें देखने को मिलते हैं वो। तो पहला अभिलक्षण हमें देखने को मिलता है गैस का उत्सर्जन, जैसे कि जिंक तथा तनु सल्फ्यूरिक एसिड के बीच अभिक्रिया होने से हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होती है। यहाँ पर प्रबल धातु के रूप में जिंक, कॉपर या फिर आयरन का उपयोग कर सकते हैं, और सल्फ्यूरिक एसिड या फिर HCl के साथ अभिक्रिया होने से हमेशा हाइड्रोजन गैस निकलती है। दूसरा आता है तापमान में परिवर्तन, जैसे कि चूने तथा पानी के बीच अभिक्रिया होने से बुझा हुआ चूना बनता है तथा काफ़ी मात्रा में ऊष्मा निर्मुक्त होती है। तीसरा है अवक्षेप का बनना। लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड के बीच रासायनिक अभिक्रिया से लेड आयोडाइड के पीले अवक्षेप बनते हैं। अवस्था में परिवर्तन। हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस के बीच रासायनिक अभिक्रिया होने से पानी बनता है। यहाँ पर हाइड्रोजन गैस स्वरूप में है, ऑक्सीजन गैस स्वरूप में है, परंतु पानी द्रव्य स्वरूप में है। इसी प्रकार से रंग में परिवर्तन, जैसे कि लोहे पर जंग लगना। रासायनिक समीकरण। किसी रासायनिक अभिक्रिया का प्रतीकों एवं सूत्रों द्वारा निरूपण ही उसको रासायनिक समीकरण कहा जाता है। यहाँ पर अलग अलग तत्वों के परमाणु को अलग अलग प्रतीकों द्वारा दर्शाते हैं, जिसका अध्ययन हमने पिछली कक्षाओं में किया है। जैसे कि अगर हमें कॉपर को दर्शाना है तो कॉपर को हम लोग Cu द्वारा दर्शाएंगे, आयरन को दर्शाना है तो आयरन को हम लोग Fe द्वारा दर्शाएंगे, ऑक्सीजन को दर्शाना है तो ऑक्सीजन को हम लोग O द्वारा दर्शाएंगे। इसका एक उदाहरण लेते हैं, जैसे कि मैग्नीशियम रिबन को वायु में जलाने पर मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण होना, यह एक रासायनिक अभिक्रिया को समीकरण के रूप में निम्नलिखित रूप से लिख सकते हैं, जैसे कि मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन दैट गिव्स मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम को Mg के द्वारा दर्शाया जाता है। यहाँ पर ऑक्सीजन का अणु है इसलिए इसे O2 द्वारा दर्शाया गया है, और वो दोनों के बीच में अभिक्रिया होने से बनने वाला मैग्नीशियम ऑक्साइड जिसे MgO द्वारा दर्शाया गया है। अब
अभिकारक एवं उत्पाद। जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं उसे अभिकारक कहा जाता है। अभिकारक मित्रों हमेशा याद रखिए, जो भी अभिकारक है वो हमेशा बाईं ओर लिखा जाता है, तीर के हमेशा बाईं ओर लिखा जाएगा या फिर लेफ्ट साइड में लिखा जाएगा। जैसे कि यहाँ पर मैग्नीशियम और ऑक्सीजन के बीच में अभिक्रिया होकर मैग्नीशियम ऑक्साइड बन रहा है, तो यहाँ पर तीर के बाईं ओर आप देख सकते हैं मैग्नीशियम और ऑक्सीजन है, तो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन यह अभिकारक के रूप में जाने जाते हैं। उसी तरह रासायनिक अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप उत्पन्न नए पदार्थ को उत्पाद कहा जाता है, और उत्पाद हमेशा दाईं ओर होता है, उत्पाद हमेशा तीर के दाईं ओर होता है, जिसे राइट साइड भी कह सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैग्नीशियम ऑक्साइड यह उत्पाद है जो तीर के दाईं ओर है। अब संतुलित रासायनिक समीकरण, ऐसा रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारकों और उत्पादों में प्रत्येक तत्व के परमाणु की संख्या बराबर हो तो उसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहा जाता है। यहाँ पर अभिकारकों में और उत्पादों में हमेशा परमाणुओं की संख्या कैसी होगी, समान होगी। जैसे कि Cu प्लस H2SO4 दैट गिव्स CuSO4 प्लस H2। यहाँ पर अभिकारक में Cu का एक परमाणु है, उत्पाद में भी Cu का एक ही परमाणु है। उसी प्रकार से यहाँ पर अभिकारक में H2 के 2 परमाणु हैं, उसी तरह यहाँ पर भी हाइड्रोजन के 2 परमाणु है। यहाँ पर सल्फर के 1 परमाणु है, उत्पाद में भी सल्फर के 1 परमाणु है। अभिकारक में ऑक्सीजन के 4 परमाणु हैं और उत्पाद में भी ऑक्सीजन के 4 परमाणु है। असंतुलित रासायनिक समीकरण, ऐसा रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारक और उत्पाद में एक या अधिक तत्वों में परमाणु की संख्या असमान हो तो उसे असंतुलित रासायनिक समीकरण कहा जाता है। मतलब कि यहाँ पर अभिकारक और उत्पाद दोनों में परमाणुओं की संख्या असमान होगी। जैसे कि जिंक और ऑक्सीजन के बीच में रासायनिक अभिक्रिया होने से बनता है ZnO। अब यहाँ पर जिंक के 1 परमाणु है तो उत्पाद में भी जिंक के 1 परमाणु है। अभिकारक में ऑक्सीजन के 2 परमाणु है परंतु उत्पाद में ऑक्सीजन के केवल 1 ही परमाणु है। सबसे पहले देखते हैं रासायनिक समीकरणों का संतुलन। किसी भी रासायनिक समीकरणों में अभिकारकों और उत्पाद के प्रत्येक परमाणु की संख्या बराबर करने की क्रिया को रासायनिक समीकरणों का संतुलन कहा जाता है। अब समीकरणों को संतुलित करने की आवश्यकता क्यों पड़ी, इसे समझने से पहले हमें द्रव्यमान संरक्षण के नियम को समझने की आवश्यकता होगी। मित्रों, रसायन विज्ञान के विकास में द्रव्यमान संरक्षण के नियम का महत्वपूर्ण योगदान है। अब यह द्रव्यमान संरक्षण का नियम फ्रांस रसायन वैज्ञानिक लेवोजियर ने दिया था। द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान को न तो निर्माण होता है न ही द्रव्यमान का विनाश होता है। जैसे कि अगर मैं किसी बंद कमरे में मोमबत्ती को जलाता हूँ तो मोम पिघल जाएगी, इसका मतलब ये नहीं हुआ कि मोम के द्रव्यमान का नाश हुआ है। मोम यह ऑक्सीजन की उपस्थिति में ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके CO2 और H2O में कन्वर्ट हो जाता है। मतलब कि मोम का एक स्वरूप में से दूसरे स्वरूप में रूपांतरण हुआ है, ना कि इसका उत्पन्न हुआ है ना ही उसका विनाश हुआ है। अर्थात किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में उत्पाद के कुल परमाणु द्रव्यमान और अभिकारक के कुल द्रव्यमान लगभग समान होते हैं। जैसे कि H2 और Cl2 के बीच में रासायनिक अभिक्रिया होने से मिलता है 2HCl। यहाँ पर उत्पाद में हाइड्रोजन के परमाणु अभिकारक में हाइड्रोजन के परमाणु समान है। उसी प्रकार से अभिकारक में Cl2 के परमाणु और उत्पाद में Cl2 के परमाणु भी समान है। अतः रासायनिक अभिक्रिया के पहले एवं पश्चात प्रत्येक परमाणु की संख्या समान रहती है, इसलिए हम इसे कंकाली रासायनिक समीकरण का संतुलन कहते हैं। अब रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की हीट एंड ट्रायल विधि। मित्रों, हीट एंड ट्रायल विधि एग्जाम में पूछी जाएगी नहीं, परंतु इसके सहायता से समीकरणों को संतुलित करने एग्जाम में पूछा जा सकता है। जैसे कि Fe प्लस H2O दैट गिव्स Fe3O4 प्लस H2, इसको हम लोग संतुलित करते हैं। तो सबसे पहले हमें इसे संतुलित करने के लिए सभी जितने भी यहाँ पर तत्व हैं सभी तत्वों के आजू बाजू हमें चौरस बॉक्स कर देने हैं, जिससे हम लोग इसके समीकरण को बदल सके नहीं। इसके पश्चात हमें अभिकारक में उपस्थित परमाणुओं की संख्या और उत्पाद में उपस्थित तत्वों की संख्या
को एक कोष्टक में लिख लेना है। जैसे कि यहाँ पर अभिकारक में Fe के एक परमाणु है, हाइड्रोजन के अभिकारक में 2 परमाणु हैं, उसी तरह ऑक्सीजन के अभिकारक में केवल 1 परमाणु है। उसी तरह उत्पाद में Fe के टोटल 3 परमाणु हैं, हाइड्रोजन के 2 परमाणु हैं और ऑक्सीजन के टोटल 4 परमाणु हैं। अब यहाँ पर सबसे अधिक जिसके भी परमाणु होंगे उसको सबसे पहले संतुलित करेंगे। यहाँ पर Fe3O4 में सबसे अधिक परमाणु है ऑक्सीजन के, तो सबसे पहले हम लोग ऑक्सीजन को संतुलित करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ अभिकारक में जो ऑक्सीजन की संख्या है वो केवल 1 है, जबकि उत्पाद में ऑक्सीजन की संख्या टोटल 4 है। मतलब कि यहाँ पर हमें इसे संतुलित करने के लिए H2O को 4 के साथ गुणाकार करना पड़ेगा। तो हम H2O को 4 के साथ गुणाकार कर सकते हैं। मित्रों, यहाँ पर H2O को हम लोग केवल 4 से गुणा करके 4H2O लिख सकते हैं, परंतु H2O4 या फिर H2O4 टाइम ऐसा लिख सकते नहीं है। इस प्रकार हम रासायनिक समीकरणों को संतुलित करने के लिए उसके गुणांक को बदल सकते हैं, परंतु रासायनिक समीकरण को बदल सकते नहीं हैं। अब चौथे प्रक्रिया में हम Fe तथा H के परमाणु अभी तक संतुलित नहीं हुए, तो इसमें हम एक तत्व को चुनकर आगे बढ़ते हैं और आंशिक रूप से समीकरणों में हाइड्रोजन के परमाणु को संतुलित करने की प्रक्रिया करते हैं। जैसे कि हम देख सकते हैं कि अभिकारक में हाइड्रोजन के टोटल 8 परमाणु हैं और उत्पाद में हाइड्रोजन के केवल 2 ही परमाणु हैं, अर्थात कि यहाँ पर उत्पाद में हाइड्रोजन को 4 के साथ गुणाकार कर दीजिए, जिससे कि अभिकारक और उत्पाद में हाइड्रोजन की संख्या समान हो जाए। अब इस प्रकार से हमारा नया समीकरण Fe प्लस 4H2O दैट गिव्स Fe3O4 प्लस 4H2 हुआ है। अब यहाँ पर सभी परमाणु समान संतुलित हो चुके हैं, अभी भी आयरन संतुलित नहीं हुआ है। तो हम देख सकते हैं कि उत्पाद में आयरन के टोटल 3 परमाणु हैं और अभिकारक में आयरन के केवल 1 ही परमाणु है, अर्थात कि अभिकारक को 3 के साथ गुणा कर दीजिए। इस प्रकार से जो नया समीकरण बनेगा वो होगा 3Fe प्लस 4H2O दैट गिव्स Fe3O4 प्लस 4H2। इस प्रकार से हमें संतुलित समीकरण प्राप्त होगा। मित्रों, समीकरण को संतुलित करने की इस विधि को हीट एंड ट्रायल विधि के रूप में जाना जाता है। अब रासायनिक समीकरण को लिखने के निर्देश देखिए कि यहाँ पर हम देखेंगे कि रासायनिक समीकरण को किस प्रकार लिखा जाता है। तो पहले स्टेप में हम क्या करेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया को लिखने के लिए समीकरण में सर्वप्रथम अभिकारक लिखकर तीर का निशान लगाया जाता है और उसके बाद उत्पाद लिखा जाता है। जैसे कि यहाँ पर Cu प्लस H2SO4 अभिकारक है, अभिकारक लिखने के बाद हमने तीर का निशान लगाया है, उसके पश्चात हमने CuSO4 प्लस H2 यह उत्पाद लिखा है, अर्थात कि तीर के बाईं ओर अभिकारक है और तीर के दाईं ओर उत्पाद है। अब दो अभिकारकों और उत्पाद की संख्या यदि 1 से अधिक होने पर उसमें प्लस का चिन्ह लगाया जाता है। जैसे कि यहाँ पर अभिकारक 1 से अधिक है, जैसे कि Mg प्लस O2 1 से अधिक है, इसलिए यहाँ पर हमने बीच में प्लस का निशान लगाया है। तो हमारा सूत्र बनता है Mg प्लस O2 दैट गिव्स MgO। उसी प्रकार से 3 रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की आवश्यकता है, जो मैंने आपको द्रव्यमान संरक्षण के नियम में बताया था। अब रासायनिक समीकरण को संतुलित करते समय हमें किसी भी तत्व या यौगिक के सूत्र में परिवर्तित कर सकते नहीं है, जो मैंने आपको हीट एंड ट्रायल विधि के तीसरे चरण में आपको बताया है। अब छोटे रासायनिक समीकरणों को हल करने के लिए हमें हीट एंड ट्रायल विधि का उपयोग करना चाहिए, जिसकी चर्चा हम अभी कर चुके हैं। अब 6 समीकरणों को संतुलित करने के बाद अभिकारकों तथा उत्पादों की भौतिक अवस्था बताने के लिए उसे कुछ, यदि अभिकारक अगर अवस्था ठोस है तो उसके लिए हम लोग S अर्थात सॉलिड लिखेंगे, यदि द्रव है तो उसके लिए हम लोग L अर्थात कि लिक्विड लिखेंगे, तथा यदि गैस है तो उसके लिए G मतलब कि गैस स्वरूप लिखेंगे। और यदि अभिकारक और उत्पाद जलीय विलयन के रूप में हैं तो उसको हम लोग AQ अर्थात कि एक्वियस के फॉर्म में लिखेंगे। एक उदाहरण लेते हैं, जैसे कि CaO सॉलिड प्लस H2O लिक्विड दैट गिव्स CaOH ट्वाइस एक्वियस। उसी तरह 7 नंबर पर अभिक्रिया उत्क्रमणीय होने अर्थात दोनों दिशाओं में होने पर उसे डबल एरो द्वारा दर्शाया जाता है।
मित्रों उत्क्रमणीय होने से हमारा तात्पर्य ये है कि अभिक्रियाएं दोनों तरफ चलेगी, मतलब कि अभिकारक में से उत्पाद भी बनेगा और उत्पाद में से अभिकारक भी बनेगा। अब यदि ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया है तो उसमें प्लस ऊष्मा लिखा जाता है और ऊष्माशोषी प्रक्रिया है तो उसमें माइनस ऊष्मा लिखा जाता है, जो कि तीर के दाईं ओर लिखा जाता है। मित्रों हमेशा याद रखिए कि ऊष्माक्षेपी से हमारा तात्पर्य यह है कि रासायनिक अभिक्रिया के समय उत्पाद का जब निर्माण होता है तो ऊर्जा मुक्त होती है, उस समय हम लोग उसे ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया कहेंगे। और यदि रासायनिक अभिक्रिया के समय ऊष्मा उत्पाद बने उस समय ऊष्मा का शोषण हो तो उसे हम लोग ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। इसके बारे में हम लोग विस्तार से अभ्यास आगे करेंगे। तो कभी कभी अभिक्रिया की परिस्थिति जैसे कि ताप, दाब, उत्प्रेरक आदि को भी तीर के ऊपर या नीचे लिखा जाता है, जैसे कि CO गैस प्लस 2H2 गैस दैट गिव्स CH3OH लिक्विड। देखिए यहाँ पर तीर के ऊपर लिखा गया है कि कौन सी भौतिक अवस्थिति की आवश्यकता होगी, जैसे कि ये CO प्लस H2 2H2 दैट गिव्स CH3OH बनने के लिए 340 ATM दबान की ज़रूरत होगी। उसी प्रकार से उत्प्रेरक की कभी कभी हम उस पर उत्प्रेरक भी लिखते हैं। उत्प्रेरक से हमारा तात्पर्य मित्रों ये है कि रासायनिक अभिक्रिया में उत्प्रेरक भाग नहीं लेते, परंतु रासायनिक अभिक्रिया को गतिशील बनाने के लिए उत्प्रेरक आवश्यक है। अब रासायनिक समीकरण की विशेषताएं। अब अभिकारक और उत्पादक के बारे में संपूर्ण जानकारी और अणुओं के द्रव्यमान की आदि की जानकारी हमें रासायनिक समीकरणों से प्राप्त होती है। दूसरी कौन सी विशेषता है कि पदार्थ की भौतिक अवस्था के बारे में हम लोग जान सकते हैं, जैसे कि सॉलिड है तो उसके बाजू में S लिखा होगा, यदि लिक्विड है तो L लिखा होगा, गैस है तो G लिखा होगा, और यदि एक्वियस है, यदि जलीय विलयन है तो उधर एक्वियस लिखा होगा। उसी हिसाब से 3 अभिक्रिया को संपन्न होने के लिए आवश्यक ताप, दाब, उत्प्रेरक आदि की जानकारी मिलती है, जो हम लोग यहाँ पर देख चुके हैं। उसी हिसाब से 4 रासायनिक समीकरणों को अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी, ऊष्माशोषी या फिर उत्क्रमणीय होने का पता चलता है।